Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing top 25 MCQs from the topic polymers and fertilizers. Okay. So this is one of the important topic and you will going to get questions on this. Okay. So let's get started with the class. So here comes the first question. Which of the following is used to make non-stick cookware? Okay, तो जो non-stick cookware that we use, right, like in our daily life, right, while cooking, ठीक है, so जो non-stick cookware हम use करते हैं, which of the following is used to make it? Okay, so वो किसका बना होता है? Is it polystyrene, okay, PVC, polytetrafluoroethylene, or more than one of the above? Yes, what should be the correct answer here? Which of the following is used to make non-stick cookware? Okay, so the non-stick cookware that we use generally, it is made up of which of the following substances? Yes. देखिए correct answer इसका C है, right? Polytetrafluoroethylene. Okay, so it is used as non-stick coating for pans and other cookware because of this property, and it is a monomer of Teflon. ठीक है, तो ये टेफ्लॉन का मोनोमर है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्यूना एन, अ फेमस पॉलीमर, इज यूज्ड एज फैब्रिक, सिंथेटिक रबर, नॉन-स्टिक कुकवेयर और मोर देन वन ऑफ द अबव. यस, सो जो ब्यूना एन है एक फेमस पॉलीमर है. इट इज यूज्ड एज व्हाट? यस, व्हाट्स द यूज ऑफ ब्यूना एन? व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर हियर? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज सिंथेटिक रबर. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर. ठीक है, ग्लिप्टल है जैसे, तो ये किसका बना होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड का. ओके, देन इट्स यूजेस इज फैब्रिक, मेकिंग पेंट्स एंड कोटिंग्स. ओके, ब्यूना एन की बात करते हैं तो ये बना होता है 1,3-ब्यूटाडाइन एंड विनाइल साइनाइड का. ठीक है, राइट, एंड इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक रबर. तो यू नो डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ द पॉलीमर्स, ये हमें पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो द यूजेस ऑफ पॉलीमर्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो जब भी आप पढ़िए आपको एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रखनी है. ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको हर एक पॉलीमर का मोनोमर का आइडिया होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ द पॉलीमर. ठीक है, जैसे बेकेलाइट है, ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, राइट, and it is used in plastic switches, mugs and buckets. Rubber जो है ये isoprene से बनता है, 1,2-methyl-1,1,3-butadiene से. okay, and it is used in making tires, elastic material. okay, और जो nylon 6 है ये बनता है caprolactam से. okay, so इसका यूज है फैब्रिक में, right? so it is very much important. और जब भी आप पॉलीमर्स पढ़िए आप इसी तरह पढ़िए कि आपको हर एक मोनोमर का आइडिया होना चाहिए, एंड यू शुड बी नोइंग द डिफरेंट यूजेस ऑफ द पॉलीमर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास? ओके, नाउ यू कैन सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. ये यूजेस पे ही होता है या मोनोमर्स पे होता है. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसे हम बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए यूज करते हैं. इज इट ग्लिप्टल? Is it PMMA? Is it Teflon or more than one of the above? So what should be the correct answer here? Correct answer of this question is PMMA. So what is this PMMA? Okay, इसका full form है polymethyl methacrylate. ठीक है, इसको हम abbreviate करते हैं as PMMA. Okay, so it is used as a substitute for glass in products such as shatterproof windows. ठीक है, तो जो भी बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसका. ओके, स्काईलाइट्स के लिए, इल्यूमिनेटेड साइंस के लिए एंड एयरक्राफ्ट कैनोपीज के लिए. ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमिथाइल मेथाएक्रिलेट. राइट, तो कभी कभी देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज दिस PMMA. अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, moving ahead to the next one.
मोनोमर्स यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रॉन इज, ओके, तो डेक्रॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कौन से मोनोमर्स यूज करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल, एक्राइलोनाइट्राइल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड विनाइल क्लोराइड, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेराप्थिलिक एसिड, more than one of the above. Yes. Which of the monomers is used to prepare artificial fiber Dacron? So we use this ethylene glycol and terephthalic acid. ठीक है, देखिए ये ethylene glycol है, okay, ये है terephthalic acid, okay. So you can see this is the structure of terylene or Dacron. Okay, so the other name of Dacron is terylene. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर इज, तो पॉलीमर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें से कौन सी करेक्ट है आपको बतानी है? हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई एलोंगेशन, लो हार्डनेस. यस, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलीमर. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज हाई एलोंगेशन. ओके, so they can be processed in various ways to produce thin fibers or intricate part. ठीक है, तो पॉलीमर का मतलब ही है कई सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, राइट, दे एड ऑन टू फॉर्म दिस पॉलीमर. तो एक हाई एलोंगेशन इसमें देखा गया है. ओके, सो दे कैन बी प्रोसेस्ड इन वेरियस वेज टू प्रोड्यूस थिन फाइबर्स और इंट्रिकेट पार्ट्स. ओके, हाई एलोंगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, The non-metal used in the vulcanization of rubber is, ठीक है, तो कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम रबर का जो एक वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं? इज इट फॉस्फोरस, इज इट सल्फर, इज इट ग्रेफाइट और इज इट आयोडीन? यस, व्हाट कुड बी द आंसर हियर? कौन सा नॉन मेटल होगा जो कि यूज होता है इन दी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? तो करेक्ट आंसर देखिए बी है, दैट इज सल्फर. ओके, सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक ऐसा प्रोसेस है दैट इम्प्रूव्स द इलास्टिसिटी ऑफ रबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रबर बाय हीटिंग इट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रबर की स्ट्रेंथ और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following polymer is thermosetting polymer? Is it terylene, polystyrylene, bakelite or neoprene? Yes, what should be the answer here? Which of the following is a thermosetting polymer? Yes, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेकेलाइट. ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर दैट कैन बी इरिवर्सिबली हार्डन्ड. इसका मतलब अगर उसको आपने एक बार हार्ड कर दिया तो वापस से वो रिवर्स नहीं होगा. ओके, राइट, टू द डिजायर्ड शेप. इट इज हार्डन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग ऑफ अ सॉफ्ट सॉलिड और विस्कस लिक्विड प्री पॉलीमर ऑफ रेजिन. ठीक है, सो यस, यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है? दिस इज बेकेलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रबर एबोनाइट इज? तो ये जो रबर है, ओके, एबोनाइट, एक कैसा रबर है? इज इट अ नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, हाईली वल्कनाइज्ड रबर और नन? यस, इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? विच टाइप ऑफ रबर एबोनाइट इज? कैसा रबर होगा एबोनाइट? देखिए इसका करेक्ट आंसर सी है, हाईली वल्कनाइज्ड रबर. ठीक है, so it is obtained by vulcanizing natural rubber for prolonged periods. It has 25 to 30% of sulfur. ठीक है, तो यहाँ पे जो रबर एबोनाइट है ये हाईली वल्कनाइज्ड रबर होता है. और कैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है? बाय वल्कनाइजिंग द नेचुरल रबर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ओके, फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. और इसमें 25 to 30% सल्फर प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? बेकेलाइट है, सिल्क है, केवलार है या लेक्सॉन है? इनमें से किसको हम नेचुरल पॉलीमर कंसिडर करेंगे? यस, व्हाट शुड बी द आंसर हियर? तो करेक्ट आंसर सिल्क है. ठीक है, आपको पता है कि जो नेचुरल पॉलीमर है दे अकर इन नेचर एंड दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड. तो जैसे सिल्क है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. ओके, देन वूल है ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, राइट, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ओके, रबर है, ये सब प्लांट
का सोर्स ऑफ ओरिजिन इसका प्लांट है, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर द प्लांट सोर्स और द एनिमल सोर्स, ओके। सो सिल्क इज वन सच नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर कौन सा होगा इसमें? कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। सो वी नो द आंसर, okay. So silk, it is a type of natural fiber or animal fiber, and silkworm is responsible for spinning of silk, and it is rare to obtain silk, okay. So silk fiber protein का बना होता है, okay. So yes, it is made up of protein जिसे हम sericin protein कहते हैं, sericin, ठीक है। Okay, so moving ahead to next question, what is Teflon? Okay, तो यहाँ पे Teflon का फॉर्मूला आपको बताना है, एंड दिस टेफ्लॉन इट इज प्रेजेंट इन द कोटिंग ऑफ द नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है टेफ्लॉन का? इट इज AC2F4, ओके, एंड होल N. So a synthetic material that gets used to cover the surface of some object and transmit non-stick properties to it is called Teflon, ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर में जो कोटिंग होती है दैट इज ऑफ टेफ्लॉन, एंड इट इज C2F4 whole N, okay, right. Next question, which of the following is used as a biofertilizer? Okay, तो इसमें से कौन सा है जो बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज होता है? Is it neem, azolla, urea or potassium? Yes. Which of the following is used as a biofertilizer? Is it neem, azolla, urea or potassium? देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इट इज अजोला, ओके। सो अजोला पिनेटा नाम होता है, एंड इट इज सर्विंग एज अ ग्रेट बायोफर्टिलाइजर फॉर द पैडी क्रॉप्स दैट इज राइस. इट इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ग्रेन यील्ड ऑफ राइस, ठीक है। तो देखिए बायोफर्टिलाइजर, इसका जैसा नाम है कि ये जो इसका ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक होगा, आइदर फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल, ओके। और fertilizer is something that is going to increase the fertility of the soil, thereby enhancing the growth of the plant, ठीक है। तो अजोला जो है वो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है फॉर द पैडी क्रॉप्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट मेन्योर? ओके, तो इसमें से मेन्योर के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है? यस, मेन्योर क्या होगा? मेन्योर इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। जैसे डेली हम क्या करते हैं? वी ईट द वेजीज एंड फ्रूट्स, ठीक है। जो उसके पील्स होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ मेन्योर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं जिसका सोर्स प्लांट है या एनिमल है, ओके, इट कैन बी सर्व्ड एज अ मेन्योर, ओके, और द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। So what is true about this manure? It enhances the water holding capacity of soil. It makes the soil non-porous to stop exchange of gases. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. Yes. Manure के लिए इसमें क्या true है? Correct answer is C, ठीक है। तो manure increase करता है water holding capacity. कोई भी soil में एक air holding capacity होती है, एक water holding capacity होती है। तो अगर हम देखेंगे कि वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगा जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी काफी, राइट। सो दिस विल गोइंग टू एनहांस दैट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। देन इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, राइट। दिस इज ऑल्सो ट्रू अबाउट मेन्योर. एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं या ये जो मेन्योर हैं, ये टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हार्मफुल नहीं है सॉइल के लिए किसी भी तरीके से, राइट। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर सो मच रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ओके। So although they will going to promote the growth of the plant, improve the fertility for sure, ठीक है। तो fertility तो improve करते हैं, but long run में chemical fertilizers are not a good thing to use, okay. So texture को improve करने का काम भी manure का होता है, okay. So yes, it makes the soil non-porous. So this is wrong because यहाँ पे soil aeration भी बढ़ेगा, soil को और उसको और porous बनाया जाएगा so that it can take more and more air, okay, right. So this is B is wrong, otherwise all the statements are correct, okay. Next question,
विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर और मेन्योर इज यूजफुल फॉर गार्डनिंग? गार्डनिंग के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर या मेन्योर यूज करते हैं? ओके, इज इट यूरिया, इज इट सोडियम फॉस्फेट, इज इट DAP, इज इट वर्मी कंपोस्ट? यस, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर और मेन्योर इज यूजफुल फॉर गार्डनिंग? So what should be the correct answer here? देखिए, गार्डनिंग के लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं. वर्मी का मतलब यहाँ वर्म से है, जैसे कि अर्थवर्म. ठीक है, सो वर्मी कंपोस्ट, इट इज द एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवर्म्स दैट इज रिच इन ह्यूमस. ओके, सो व्हाट इज ह्यूमस एक्चुअली? ह्यूमस इज अ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, उसको हम ह्यूमस कहते हैं. ओके, एंड ये जो एक्सक्रीटा है अर्थवर्म का, दैट इज रिच इन दैट ह्यूमस. ओके, so it will going to act as a fertilizer. Okay, so vermicompost is produced by earthworms when they decompose the organic matter and excrete the waste. So vermicompost कब produce होता है? When they decompose the organic matter, okay, and finally they excrete the waste. So that is the vermicompost. And since it is rich in humus, okay, the fertile layer of the soil जिसे हम कहते हैं, okay, जिसमें सारे nutrient होते हैं, so it will going to act as a fertilizer or manure, and thereby it is very much useful in gardening. Okay. Next question, the use of biofertilizer can reduce the air pollution, soil pollution, water pollution or all of the above. ठीक है, तो आपको बताना है जो बायोफर्टिलाइजर का यूज है वो क्या रिड्यूस कर सकता है, एयर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो बायो फर्टिलाइजर का मतलब हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये आपको याद रखना है. ठीक है, जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या होगा, आइदर द प्लांट और द एनिमल्स. ओके, एंड दे विल गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, सो व्हेन बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन सॉइल इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, दे डू नॉट पोल्यूट द वाटर इन द टाइम ऑफ कंटामिनेशन विथ वाटर. ठीक है, next question, a natural fiber is obtained from stem of its plant and the plant is harvested when it starts flowering. So the fiber is, yes, a natural fiber is obtained from stem of its plant and the plant is harvested when it starts flowering. So fiber क्या होगा, cotton, wool, jute or silk? Yes, so that is jute. ठीक है, so jute fiber, it is obtained from the stem of jute plant, right? So please do remember this. Next question, earthworms are considered the friends of the farmers. Select from the following the correct reasons for the same. Okay, so yes, the question, okay, so moving ahead to the next question, earthworms are considered friends of the farmers. Select from the following the correct reason for the same. Okay, तो यहाँ आपको बताना है कि जो अर्थवर्म है उन्हें फार्मर्स का फ्रेंड कंसिडर किया जाता है. ओके, तो व्हाट इज करेक्ट अबाउट देम? अर्थवर्म्स ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइज द सॉइल. ओके, अर्थवर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप. अर्थवर्म्स soften the soil by digging underneath. The tunnels made by earthworms provide easy passage to air and water into the soil. ठीक है, तो आपको बताना है which of the following statement is correct. तो देखिए, करेक्ट आंसर है इसका A, C and D. ठीक है, earthworm will going to eat the dead leaves and plants and their droppings, जो excreta होता है, that is the vermicompost and that is going to be act as a fertilizer to the soil. Okay, so earthworm will going to soften the soil by digging underneath. This is also correct. Okay, tunnels made by the earthworms provide easy passage to the air and water into the soil. तो वो जो digging का process होता है, जो tunnels बनती हैं by the earthworm, it will going to help in the easy passage of the air or water into the soil. तो ये water holding capacity और soil aeration को ये enhance करता है, increase करता है. ठीक है, next question, consider the soil of a field in which a farmer is growing paddy crops over and over again using excess chemical fertilizers and pesticides in these fields. So in your opinion, this practice will make the soil of the fields, right? तो आपको बताना है कि okay, तो ये question है, you need to consider the soil of a field, okay, in which a farmer is growing paddy crops all over. ठीक है, paddy crops grow किया जा रहा है over and over again and again. ठीक है,
यूजिंग एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज हो रहा है एंड पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, इन देयर फील्ड्स. सो इन योर ओपिनियन दिस प्रैक्टिस विल मेक द सॉइल ऑफ द फील्ड. अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का लॉन्ग रन में यूज करें, सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, क्या उसका रिजल्ट होगा? मोर फर्टाइल फॉर अदर क्रॉप्स, फिट फॉर द पैडी क्रॉप्स ओनली, more suitable for multiple crops in a year, barren after some time. Okay, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, barren after some time. ठीक है, soil of a field in which farmer is growing paddy. ठीक है, तो अगर बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का लॉन्ग रन में यूज हो रहा है, तो यू नो इससे soil will become barren. Okay, right, like it will no longer be fertile. Okay, after some time, right? Next question. When hot water is placed into an empty water bottle, ठीक है, तो empty water bottle में hot water को place किया गया. The bottle keeps its shape and does not soften. Bottle is, you know, retaining the shape. What type of plastic is the water bottle made of? तो कौन से plastic का बना होगा water bottle that it is not melting or, you know, changing the shape? Thermosetting, ठीक है, तो thermosetting ऐसे plastic होते हैं that keeps its shape and does not soften. Plastics, you know, which when molded once cannot be softened by heating, they are called these thermosetting plastics. Okay, so they can retain that and like they can retain their shape and does not get softened even after the hot water is being poured into it. Okay, next question. Synthetic rubber neoprene is a polymer of. Okay, तो ये जो synthetic rubber है neoprene, वो किसका polymer है? Isoprene, chloroprene, caprolactam और acrylonitrile. Yes, synthetic rubber or neoprene. So what could be the correct answer here? That is chloroprene. ठीक है, देखिए ये chloroprene है, polymerization के बाद ये neoprene बन गया. ठीक है, next question. The polymer with an amide linkage is known as. ऐसा polymer जिसमें amide linkage हो उसको हम क्या कहेंगे? नायलॉन 6,6, नायलॉन टेफ्लॉन और टेरिलीन और बेकेलाइट. यस, तो नायलॉन 6,6 और टेफ्लॉन, टेरिलीन और बेकेलाइट में कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें कि अमाइड लिंकेज पाया जाता है? यस, करेक्ट आंसर इज नायलॉन 6,6. ओके, सो पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 6 भी आता है, नायलॉन 6,6 भी आता है, दोनों में ही अमाइड लिंकेज है एंड इट इज यूज्ड टू फॉर्म ब्रिसल्स. जो हमारे टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, नायलॉन 6,6 के ही बने होते हैं, राइट, एंड इन मेकिंग शीट्स एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक? ठीक है, कौन सा इसमें से है जो कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, इपॉक्सी और पॉलीस्टर्स. यस, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें? तो करेक्ट आंसर इपॉक्सी है. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में देखिए नायलॉन आता है, पॉलीस्टर्स आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है. इपॉक्सी जो है दैट इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. ओके, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? कौन सा इसमें नेचुरल पॉलीमर नहीं है? आरएनए, सेल्यूलोज, रेयॉन और स्टार्च. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज रेयॉन. ठीक है, तो देखिए नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो जो भी नेचुरल है या ऑर्गेनिक है वो प्लांट्स और एनिमल से ही डिराइव होता है. ठीक है, जैसे आरएनए हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया. ओके, रेयॉन क्या है? रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है and it is formed by altering or changing a natural polymer. ठीक है, so it is produced by acetylation of cellulose with acetic anhydride and sulfuric acid. ठीक है, तो rayon natural नहीं है, it is actually a semi-synthetic polymer. Okay, next question. Polymer formations from the monomer starts by the condensation reaction between monomers, the coordinate reaction between monomers, hydrolysis of monomers, conversion of monomer to monomer ions by protons. तो ये जो पॉलीमर फॉर्मेशन है फ्रॉम द मोनोमर, ये कैसे स्टार्ट होता है? सो द करेक्ट आंसर इज द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द मोनोमर्स. ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है एडिशन रिएक्शन से बिटवीन द मोनोमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स
बाय एलिमिनेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, मतलब कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो तब बनते हैं कि मोनोमर्स तो कंबाइन हो गए बट जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। So the addition polymers are formed by addition of the molecules of monomers to form a large molecule, ठीक है। तो जो भी polymer formation होता है from the monomer, it starts by condensation reaction between the monomers, okay। condensation reaction में क्या होता है कि जो monomers हैं वो तो join हो जाते हैं लेकिन जो simple molecules हैं वो eliminate होते हैं, okay, they get condensed। Okay, so this is the last question for today। Teflon and neoprene are examples of copolymers, homopolymers and monomers और condensation polymers। तो ये जो टेफ्लॉन है, ये जो नियोप्रीन है, ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ homopolymers and the monomers, ठीक है। सो टेफ्लॉन जो है इट इज homopolymर ऑफ मोनोमरिक यूनिट टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इसका ये like it is the homopolymer, okay, of this monomeric unit। और नियोप्रीन किसका homopolymer है? of क्लोरोप्रीन, क्योंकि अभी हमने देखा क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बन रहा था और टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास, ओके। हमने टॉप 25 MCQs डिस्कस किए पॉलीमर्स से, फर्टिलाइजर्स से, ओके, to get you an idea about the kind of questions that you might get in the exams, ठीक है। तो जब भी आप पॉलीमर पढ़िए उसको पढ़ने का एक तरीका है, आप मोनोमरिक यूनिट जरूर याद रखिए और पॉलीमर के यूजेस याद रखिए, ठीक है। कौन से नेचुरल हैं, कौन से सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। सो एंडिंग द क्लास, ओके, बट बिफोर एंडिंग द क्लास लेट मी टेल यू दैट देयर आर सो मेनी बैचेस गोइंग ऑन, ओके। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, ओके। So for NDA, CDS, Territorial Army, FCAT, and also for the interviews, the batches are going on, okay? So if you want to enroll in the course, don't forget to use this code of Warrior10 in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses, okay? So thank you so much everyone for joining in. Hope you all have understood the concepts that we have discussed, okay? So keep working hard, stay motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।